हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज सीए प्रियंका एंड डेबिट गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे टॉपिक रेशियो एनालिसिस, दैट इज फाइनेंशियल रेशियोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हम एग्जाम ओरिएंटेड वे में स्टडी करेंगे। मैं आपको इसमें से रेशियोज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस रेशियो का मीनिंग क्या है वो बताती जाऊंगी। तो पहले हम समरी देख लेते हैं। रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल्स फॉर परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ अ कंपनी। अगर हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स। हम रेशियो एनालिसिस का यूज करके उस कंपनी में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या अनसाउंड है, ये हमें रेशियो एनालिसिस से पता चल सकता है। It involves comparison for a useful interpretation of the financial statement। इसमें comparison होता है, जो भी financial statement के कुछ इंटरप्रिटेशन जो भी पॉइंट्स है उसका कंपैरिजन करते हैं हम। रेशियोज कंप्यूटेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंपेयर्ड विद पास्ट रेशियोज। ठीक है, अब उसको किससे हम कंपेयर करेंगे, पास्ट के रेशियो से या फिर कॉम्पिटिटर्स के रेशियो से। ठीक है, अगर हमारी कोई कंपटीटर कंपनी है तो उसके क्या रेशियोज है हम उससे कंपेयर करेंगे, कम है या ज्यादा है रेशियो। इंडस्ट्री रेशियोज, ठीक है, ऑल ओवर इंडस्ट्री के रेशियो से कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री एवरेज के रेशियो से। प्रोजेक्टेड रेशियोज, आने वाले टाइम में क्या रेशियोज हो सकते हैं, जो भी हमारे फ्यूचर रेशियोज है उससे भी हम कंपेयर करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखने के लिए। अब हम देखेंगे रेशियोज के क्या टाइप्स हैं। लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लेवरेज रेशियोज एंड एक्टिविटी रेशियोज। रेशियोज के चार टाइप्स है, इसके अंदर भी सब टाइप्स है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो फोर क्या मेन टाइप्स है, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो। अब पहला देखेंगे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या, वो पैसा, लिक्विड का मतलब क्या होता है, नियर कैश। तो मतलब लिक्विडिटी मींस वो पैसा जो नियर इक्विवेलेंट टू कैश हो। तो लिक्विडिटी क्या मेजर करता है, लिक्विडिटी रेशियो फर्म की एबिलिटी है क्या अपने करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने की, जो उसकी करंट लाइबिलिटीज है उसको मीट करने की, अपने वर्किंग कैपिटल को मीट करने की। अब लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो है और एक क्विक रेशियो है। ठीक है, करंट रेशियो में आएगा कैश रेशियो, क्विक रेशियो है इंटरवल मेजर रेशियो। अब करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो मेजर्स द फर्म्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। फर्म अभी सॉल्वेंट है यानी फर्म इन द नियर फ्यूचर, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फर्म सॉल्वेंट है या नहीं, ये हमें करंट रेशियो से पता चलता है। अगर करंट रेशियो मोर देन 1 है, 1 और मोर देन 1, इट मीन्स फर्म इज solvent enough to meet its current obligations। लेकिन अगर फर्म की रेशियो जो भी करंट रेशियो है वो लेस देन 1 है, इट मीन्स firm is not able to meet its current obligations. It indicates the availability of current assets in rupee for every 1 rupee of current liability। current assets available है क्या current liabilities को meet करने के लिए, हमारा working capital है क्या। अब करंट रेशियो किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब 90 डेज टू 1 ईयर। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स में क्या आ गया, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक और इन्वेंट्री, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, एडवांस टैक्स पेमेंट, वो भी करंट असेट में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 12 मंथ्स और लेस, तो वो हो गया करंट एसेट में। और लोन्स एंड एडवांसेस रिकवरेबल विद इन 12 मंथ्स, तो वो भी करंट असेट में आता है। करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, बैंक वर्किंग कैपिटल लिमिट्स सच एज सीसी, ओडी, बिल एक्सपोर्ट क्रेडिट, बिल पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेबल एंड प्रोविजंस, ये सब आ जाएगा करंट लाइबिलिटी में। मतलब फर्म के पास इतने करंट असेट्स है क्या कि वो जो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ कर पाए, उसको मीट कर पाए। करंट असेट्स इंक्लूड कैश एंड दोज असेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। जैसे कि डेटर्स हो गए, ठीक है, वो विद इन अ ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम डेटर्स को पैसे, डेटर से हमें पैसे मिल जाएंगे तो वो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो करंट असेट्स इंक्लूड्स डेटर्स। ऑल ऑब्लिगेशंस मैच्योरिंग विद इन अ ईयर आर इंक्लूडेड इन करंट लाइबिलिटीज। जो भी 1 साल के अंदर मैच्योर हो रही है ऑब्लिगेशन, वो आएंगी करंट लाइबिलिटी में। करंट रेशियो 2:1 का ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, 2:1 का रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर हमारी करंट लाइबिलिटी सपोज 40,000 है तो हमारा करंट एसेट्स 80,000 होना चाहिए। दैट इज कंसिडर्ड एज मोर सेटिस्फैक्ट्री। इट रिप्रेजेंट्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब क्रेडिटर्स को इतना भरोसा रहेगा कि हम उनका पैसा
पे कर सकते हैं। अ करंट रेशियो इज अ टेस्ट ऑफ क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। अब नेक्स्ट है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो मतलब एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो को हम क्या बोलेंगे? एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अब एसिड टेस्ट रेशियो क्यों बोलते हैं? एसिड टेस्ट में क्या होता है, वो जो एसिडिटी चेक करता है, ठीक है, बहुत स्पीडीली एसिड डालने पर एसिडिटी जो चेक करता है उसे कहते हैं हम एसिड टेस्ट रेशियो। अब क्विक रेशियो क्या करता है? एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन क्विक और लिक्विड एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली और reasonably soon without a loss of value to current liabilities। अब क्विक रेशियो में करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्रीज को माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। इन्वेंट्रीज को हमने क्यों माइनस किया? क्योंकि ये लीस्ट लिक्विड है। इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये लीस्ट लिक्विड है, मतलब ये बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। तो करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। जो भी डेटर्स वगैरह उसे हम रहने देंगे, क्योंकि डेटर्स हम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स क्या हो गए? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, ठीक है, कैश इटसेल्फ इज कैश, तो कैश सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है। एंड अदर एसेट्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली लिक्विड। और कौन सा लिक्विड है? डेटर्स को माना गया है लिक्विड, बिल रिसीवेबल्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्विक रेशियो अगर 1:1 का रहा तो वो ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा बेटर कंसिडर की जाती है। अब है कैश रेशियो। कैश रेशियो को अनदर नाम क्या है उसका? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो और सुपर क्विक रेशियो। इंक्लूड्स कंपैरिजन ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट आर इक्विवेलेंट ऑफ कैश टू करंट लाइबिलिटीज। इसमें हम कैश रेशियो में क्या करते हैं? जो भी सबसे लिक्विड, जैसे कैश है एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। कैश रेशियो में हम सिर्फ कैश और उससे रिलेटेड जो भी सबसे लिक्विड है हम उसको इंक्लूड करेंगे, तो कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। कैश रेशियो अगर 1:2 का रहा या फिर 0.5 का रहा, ठीक है, 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 0.5, उसको हम ज्यादा बेटर कंसिडर करेंगे। वैल्यू ग्रेटर देन 1 मीन्स कंपनी हैज एक्सेस कैश विच इज लाइंग आइडल। अगर एक से ज्यादा की वैल्यू रही, कैश रेशियो अगर एक से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा? अगर 1 से ऊपर, राइट, मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो कम है, न्यूमरेटर ज्यादा है, तभी 1 से ऊपर की वैल्यू आएंगी। इसका मतलब है कि कंपनी के पास कैश ज्यादा है अपने करंट लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए, और वो अपने कैश को प्रोडक्टिव यूज में कर सकती है, इन्वेस्ट, जैसे कि एफडी करवा ली तो फिक्स डिपॉजिट में यूज कर सकती है। दैट इज कॉल्ड एज कैश रेशियो। नेक्स्ट है इंटरवल मेजर रेशियो। इसे हम कहेंगे डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। मेजर्स वेदर देर आर एनफ लिक्विड असेट्स टू कवर द रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। फर्म के जो डेली के खर्चे हैं, जो भी रेगुलर एक्सपेंसेस है, उसको कवर करने के लिए, उसको पे ऑफ करने के लिए कंपनी के पास उतने लिक्विड असेट्स है या नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज इंटरवल मेजर रेशियो और डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी लीस्ट लिक्विड है उसे माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय एवरेज डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इसको हमने इससे क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें क्या देखना है कि अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को वो कवर कर पा रही है या नहीं, तो इसलिए हमने डिवाइड की है एवरेज डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। अब एवरेज डेली एक्सपेंसेस क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 360। डेप्रीसिएशन इज एक्सक्लूडेड। डेप्रीसिएशन को हम क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो नोशनल है, ठीक है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो हमने डेप्रीसिएशन को माइनस कर दिया। सिंस इट इज रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है, इसमें सिर्फ असेट की वैल्यू कम होती है, इसमें हमारा कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, ओनली इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, दैट्स व्हाई डेप्रीसिएशन इज एक्सक्लूडेड। अब एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो कैलकुलेट करना है। Inventories, trade receivables, advance tax, cash and cash equivalent, trade payables, short-term borrowings, bank overdraft। अब सबसे पहले तो अगर हमें करंट रेशियो निकालना है तो हमें पहले करंट एसेट्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है, करंट एसेट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। करंट एसेट्स क्या होगा? इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस एडवांस टैक्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन सब की चारों की टोटल करके आ जाएगा करंट एसेट्स। देन करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। करंट लाइबिलिटी क्या है? ट्रेड पेबल्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। फिर करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब क्विक
एसेट्स हम कैसे निकालेंगे, मैंने अभी ऊपर बताई थी, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमें डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस को कौन सा हो गया, एडवांस टैक्स, ठीक है, जो टैक्स हमने एडवांस में पे किया है दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से है यहाँ पे, एडवांस टैक्स, ठीक है, जो टैक्स हमने एडवांस में पे किया है, जो हमने एक्सपेंस प्रीपे किया है दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज एंड एडवांस टैक्स की वैल्यू हमने डिडक्ट की है, तो हमारा क्विक एसेट की वैल्यू मिलती है 80,000। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। देन आता है कैश रेशियो। कैश का हमने देखा था कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज दैट इज 30,000 डिवाइड बाय 1,04,000। तो इसका आंसर आता है 0.28। अब नेक्स्ट है लेवरेज रेशियोज। अब यहाँ पे जो हमने देखा था वो था लिक्विडिटी रेशियोज, अब देखेंगे हम लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो को बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। अब लेवरेज का नॉर्मल मीनिंग है, लेवरेज मतलब होता है तेजी से धक्का देना। तो लेवरेज मतलब मिनिमम कॉस्ट लगाए और उससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अचीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेवरेज रेशियो और गियरिंग रेशियो। अब this represents financial measurements that assess a firm's ability to meet its long-term obligations and suggest appropriate mix of debt and owner's equity in financing the firm's asset. पूरे फर्म के असेट में डेट कितना है एंड ओनर की इक्विटी कितनी है, ठीक है, ओनर का पैसा कितना है और बाहर से जो हमने डेट ली है वो कितना है, उसका कितना मिक्स है, मतलब कितना रेशियो है, ये हमें लेवरेज रेशियो से पता चलता है। फर्म की उतनी एबिलिटी है क्या कि वो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर सके। हमने ऊपर देखा था शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, अब यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म, जो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ठीक है, विच आर टू बी पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। तो उसको मीट करने की फर्म की कितनी एबिलिटी है वो इस रेशियो से हमें पता चलती है। अब लेवरेज रेशियो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंडेटनेस, डेट इक्विटी रेशियो है, एक डेट रेशियो है, एक टोटल डेट रेशियो है और एक प्रोप्राइटरी रेशियो, ये हम आगे स्टडी करेंगे। फिर मेजर ऑफ एबिलिटी टू पे सर्विस डेट, एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस कैपिटल कवरेज रेशियो, फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशियो। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट के फॉर्मुलेज है, ये दिए गए हैं, कुछ कुछ तो इसमें बस डेरिवेशन है, यानी जो ऊपर का फॉर्मूला है उसी को अगर हम घुमा फिरा के लिखेंगे तो बाद का फॉर्मूला बनेगा। तो पहले देखते हैं नेट फिक्स्ड एसेट। अब नेट का मतलब क्या होता है, जो भी डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं नेट। तो फिक्स्ड एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट फिक्स्ड एसेट आ गया। टोटल एसेट क्या हो गया, करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट। टोटल लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स कैपिटल क्या हो गया, शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग। जो भी ओनर्स का पैसा है, जो भी ओनर्स की इक्विटी है दैट इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में पेड अप कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। शेयर होल्डर कैपिटल इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अब पेड अप कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग क्या देखे हमने, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इसलिए शेयर होल्डर कैपिटल में यहाँ पे हमने डाल दिए रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये एक सिर्फ डेरिवेशन का इक्वेशन है, इसको सिर्फ डिराइव किया है। नेट वर्थ यानी शेयर होल्डर की कैपिटल, ठीक है। नेट करंट एसेट यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो करंट एसेट्स बचते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेट करंट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब नेट करंट एसेट्स प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। टोटल नेट एसेट्स में से दोनों का हम नेट लेंगे, नेट करंट एसेट्स प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट एसेट्स को वापस हम डिराइव करेंगे तो आएगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, टोटल एसेट्स। अब देखिए यहाँ पे नेट करंट एसेट क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट आता है टोटल एसेट्स और माइनस आ गए करंट लाइबिलिटी, तो ये सिर्फ डिराइव हुआ है फॉर्मूला। फिर है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर्स कैपिटल, कुछ बाहर वालों का पैसा कुछ अपना पैसा, दोनों को मिला के होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज प्लस फिक्स्ड एसेट्स, उसको भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलेंगे। फिर एक कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला निकाला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स कैसे आया, करंट प्लस फिक्स्ड इज इक्वल्स टू टोटल और बैलेंस बचा है माइनस करंट लाइबिलिटीज। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नेट करंट एसेट्स प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स, ठीक है, दोनों की अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा नेट एसेट्स।
टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर कैपिटल। अब शेयर होल्डर का कैपिटल यानी क्या होता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। जो भी बैलेंस बचता है वो शेयर होल्डर का कैपिटल होता है। तो उसी को हम अगर घुमा के लिखे तो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स कैपिटल। फिर टोटल एसेट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स कैपिटल। उसी को हमने घुमा के लिखे है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज होता है टोटल लाइबिलिटी एंड प्लस शेयर होल्डर्स कैपिटल। देन है डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो मतलब क्या होता है, कितना डेट कंपनी यूज कर रही है असेट्स को फाइनेंस करने में, ठीक है। शेयर होल्डर्स की इक्विटी का यूज करते हुए कंपनी कितना डेट यूज कर रही है, उसे कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट हो गया टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज आएगा, ना कि सिर्फ करंट या नॉन करंट, इट इंक्लूड्स बोथ। और इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स का पैसा, तो शेयर होल्डर्स फंड, तो टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब जो शेयर होल्डर कैपिटल है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर का फंड क्या होता है, नेट वर्थ। तो नेटवर्थ के हम नेटवर्थ को भी यूज कर सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड की जगह। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नेट वर्थ। देन है डेट रेशियो। डेट रेशियो में आएगा लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है, दोनों डेट आ गए, प्लस करंट पोजीशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, आज की क्या पोजीशन है उस डेट की, डिवाइड बाय टोटल असेट्स। पूरे असेट्स में से डेट कितने हैं हमारे पास उसे कहते हैं हम डेट रेशियो। और टोटल डेट रेशियो क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। अब टोटल में क्या हो गया, बस हमने डिनोमिनेटर में पूरी टोटल की है, ठीक है, जो भी लाइबिलिटी साइड की हमने पूरी टोटल की है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज में से डेट कितनी है और करंट लाइबिलिटीज कितनी है। अब टोटल लाइबिलिटी इज लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, नॉन करंट प्लस करंट इज टोटल। और टोटल एसेट्स क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। जो भी असेट साइड का है वो लाइबिलिटी साइड ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो लाइबिलिटी में क्या आएगा, शेयर होल्डर का फंड आता है, फिर लॉन्ग टर्म डेट आता है, फिर करंट लाइबिलिटी आता है। तो बैलेंस शीट सेम होने के लिए असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी, तो असेट्स भी वही रहेंगे, टोटल असेट्स। और टोटल डेट रेशियो क्या हो गया, टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल असेट्स। ये इसी का हमने डेरिवेशन निकाला है, देखो यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट, और ये है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो आ गया टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल असेट्स। अब है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, ये एक रफ एस्टिमेट है कि अमाउंट कितना, कैपिटलाइजेशन का जो भी अमाउंट है अभी कितना बिजनेस में यूज हुआ है बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। अगर ये प्रोप्राइटरी रेशियो ज्यादा है इट मींस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। और अगर प्रोप्राइटरी रेशियो कम है, इफ इट इज अ लो रेशियो, तो कंपनी इज ऑलरेडी हेविली डिपेंडिंग ऑन डेट्स फॉर इट्स ऑपरेशन। कंपनी सिर्फ डेट्स पे ही डिपेंड कर रही है अपनी डेली के ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल असेट्स में से शेयर होल्डर की कितनी फंड है, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स, दैट इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटरी रेशियो। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया है, हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, डेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय नेटवर्थ, ठीक है, हमने ऊपर देखा था टोटल लायबिलिटी कर देंगे, नेटवर्थ इज शेयर होल्डर्स कैपिटल, तो डेट इक्विटी इज टोटल लाइबिलिटी डिवाइड बाय नेट वर्थ। वैसे ही डेट रेशियो जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा हमको उसी में वैल्यूज पुट करनी है, तो मैं आपको ये वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है कि फॉर्म की एबिलिटी है क्या, कि जो फॉर्म ने लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है फॉर्म को वो चुका सके फॉर्म। तो इंडिकेट्स द फॉर्म्स एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट एंड अदर फिक्स्ड चार्जेस ऑब्लिगेशंस। तो इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज इज इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट में से अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा है तो बेटर, क्योंकि प्रॉफिट अगर ज्यादा रहेगा तो बेटर, इंटरेस्ट कॉस्ट से ज्यादा प्रॉफिट रहा तो कंपनी के लिए बेटर है। और हायर रेशियो डिजायरेबल है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है ये इंडिकेट करता है कि फर्म बहुत कंजर्वेटिव है अपने डेट को यूज करने में। और अगर लो रेशियो है, ठीक है, अगर
रेशियो कम है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास डेट ज़्यादा है और ऑपरेशंस कम है, मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है और कंपनी का जो डेट है, उधारी है, वो ज़्यादा है। तो इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और इंटरेस्ट जो भी फॉर्म की इंटरेस्ट लाइबिलिटी है उस लोन पर। देन है प्रेफरेंस कैपिटल कवरेज रेशियो। अब ये क्या मेजर करता है, मेजर द केपेबिलिटी ऑफ फर्म इन पेइंग डिविडेंड्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऊपर हमने देखा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में फर्म इंटरेस्ट पे कर सकती है क्या, अपने लोन पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता है वो फर्म पे कर सकती है क्या। अब ये रेशियो क्या बताता है कि फर्म अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकती है या नहीं, फर्म के पास उतनी केपेबिलिटी है या नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ऊपर देखना, ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं था, ऊपर था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के पहले का, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले फॉर्म के पास कितना प्रॉफिट है। अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों लिए, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं। तो अल्टीमेटली ये प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करने के पहले कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर ये रेशियो ज्यादा है तो बेटर है, मतलब अपनी जो भी कंपनी है वो प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर सकती है शेयर होल्डर्स को। अब है फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशियो। ये क्या कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो बेटर है, मतलब कंपनी की जो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग है, कंपनी के पास एडिक्वेट रेवेन्यूज है कि अपनी रेगुलर पेमेंट ऑब्लिगेशंस को कंपनी मीट कर सकती है। दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशियो। अब इसका क्या फॉर्मूला है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय आई प्लस पी आर प्लस पी डी डिवाइड बाय 1 माइनस टी। अब पी आर क्या है, प्रिंसिपल रीपेमेंट, और पी डी होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड टी इज टैक्स, तो 1 माइनस टैक्स। मतलब फर्म के पास इतना प्रॉफिट, इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या कि अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को फर्म पे कर सके, दैट इज फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशियो। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, फर्म की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4,50,000, इंटरेस्ट which needs to be given by the company is 90,000 और कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी है 30%। इट हैज टू पे अ डेट ऑफ 70,000 ड्यूरिंग द ईयर। डेट कितना पे करना है, 70,000, और प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है 10,000 का। फाइंड द फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशियो। सेम हमने जो ऊपर फॉर्मूला देखा उसी में वैल्यूज पुट करना है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 4,50,000। आय है, इंटरेस्ट कितना है, 90,000 का इंटरेस्ट है, प्लस 70,000 का डेट है, और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 10,000 का, अपॉन 1 माइनस टी, मतलब 1 माइनस टैक्स, तो 70% को डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटीज रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज को हम बोलेंगे टर्नओवर रेशियो, क्योंकि ये टर्नओवर पे कैलकुलेट होते हैं, ये जो भी सेल्स रहता है बिजनेस का उस पे कैलकुलेट होते हैं। एक्टिविटी रेशियोज आर एम्प्लॉयड टू evaluate द efficiency with which firm manages and utilize its asset to generate sales। किस एफिशिएंसी के साथ, कितने स्पीडीली फर्म अपने असेट्स को मैनेज करती है और अपने असेट्स को यूज करती है सेल्स को जनरेट करने में और प्रॉफिट्स को जनरेट करने में। ठीक है, सेल्स एंड प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए फर्म अपने असेट्स को कितने एफिशिएंटली यूज करती है एंड मैनेज करती है असेट्स को। तो एक्टिविटी रेशियो 4 है। अकाउंट्स रिसीवेबल रेशियो, ठीक है, इसको हम कहेंगे डेटर्स रेशियो। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल होता है डेटर्स। फिर है पेबल और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, फिर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और फिर है असेट्स टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स। कितने स्पीडीली, ठीक है, कितना स्पीडी वे में फर्म अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगी और कितना स्पीडी वे में उसे सेल करेंगी, ये बताएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज मतलब क्या, जो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, हम उसका एवरेज निकालेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड एज एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। In case you are an outsider of a company and value of cost of goods sold is not available, then you can replace cost of goods sold by sales। अगर cost of goods sold की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम cost of sales की वैल्यू भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इज
सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, मतलब जितनी भी कंपनी की इन्वेंट्री है उससे वो कितना सेल्स जनरेट कर सकती है। अब डेज ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेज ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग इज एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360। ठीक है, जो हमने देखा उसका ऑपोजिट और इनटू करेंगे 360, क्योंकि डेज कितने हैं 360, या फिर 360 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है, हमने वो ऑपोजिट था तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया इन्वेंट्री टर्नओवर को। बोथ आर वन एंड द सेम, 360 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। अब एग्जाम्पल दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर अगर 4 है, 4 का मतलब क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर 4 मींस कंपनी रिप्लेनिश इट्स इन्वेंट्री 4 टाइम्स अ ईयर। कंपनी अपनी इन्वेंट्री को 4 बार रिप्लेनिश करती है, एक साल में 4 बार। एंड इट कन्वर्ट्स इन्वेंट्री इनटू फिनिश्ड गुड्स 4 टाइम्स अ ईयर। जो भी कंपनी के पास स्टॉक है उससे कंपनी फिनिश्ड गुड्स को एक साल में 4 बार कन्वर्ट करती है। DIH ऑफ 4 मीन्स, अब DIH जो अगर 4 है, डेज ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग 4 है, इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्री इज हेल्ड फॉर 90 डेज आफ्टर विच इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री अगर फिनिश्ड गुड्स में एक बार कन्वर्ट हो गए तो ये 90 डेज के लिए होल्ड रहता है कंपनी में। 90 कैसे आया? 360 डिवाइड बाय 4, 360 डिवाइड बाय 4 इज 90 डेज। और डेज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने डेज में लिया, इसीलिए हमने 360 से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया है। नेक्स्ट है डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये क्या बताता है? इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स डेटर टर्नओवर ईच ईयर। ठीक है, जनरली द हायर द वैल्यू ऑफ डेटर टर्नओवर द मोर एफिशिएंट इज द मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट। जितना ज्यादा डेटर टर्नओवर रहेगा उतना ज्यादा क्रेडिट का मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, तो डेटर टर्नओवर यानी क्या है? जितने भी डेटर्स है उसको वो कितना सेल कर पा रही है, तो क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। अब एवरेज डेटर्स यानी सेम जैसे हमने एवरेज इन्वेंट्री में देखा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो इसमें भी ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम जैसे हमने इन्वेंट्री में किया, 360 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर। ये क्या इंडिकेट करता है? हाउ मेनी डेज इट टेक्स टू कलेक्ट मनी फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से पैसे लेने में उसको कितने दिन लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या मेजर करता है? डेटर्स की कितनी क्वालिटी है। ठीक है, वो डेटर्स जल्दी हमें पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या बैड डेट्स हो रहा है ज्यादा, सिंस इट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ देयर कलेक्शन। द शॉर्टर द एवरेज कलेक्शन पीरियड, अगर शॉर्टर है तो बेटर है। क्यों? क्योंकि डेटर्स से हमें जल्दी पैसा मिल रहा है, प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल रहा है। पेबल में भी सेम, इंडिकेट्स द पैटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल। हम क्रेडिटर्स को कैसे पे करेंगे, मतलब हमने कितना क्रेडिट में परचेज किया है और हमारे कितने टोटल क्रेडिटर्स है, तो एवरेज क्रेडिटर्स को डिवाइड कर देंगे, क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स सेम, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2। अब इनका एवरेज पेमेंट कैसे रहेगा? 360 डिवाइड बाय पेबल टर्नओवर रेशियो। ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ डेज द फर्म टेक्स टू पे इट्स क्रेडिटर्स। अपने क्रेडिटर्स को पे करने में बिजनेस को कितना टाइम लग रहा है। अब नेक्स्ट है असेट टर्नओवर रेशियो। ये क्या इंडिकेट करता है? इट मेजर्स अ फर्म्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल्स फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ नेट असेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। जितने भी अपने पास नेट असेट्स है, जितना भी फर्म के पास कैपिटल है, उसमें से फर्म कितना टर्नओवर प्रोड्यूस कर रही है, that indicates net assets turnover. We have already discussed earlier that net assets is net fixed asset plus net current asset। ठीक है, हमने ये पहले ही देखा। नेट फिक्स्ड एसेट यानी क्या? नेट फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, उसके बाद जो नेट बचता है दैट इज नेट फिक्स्ड एसेट। नेट करंट एसेट्स में मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो नेट एसेट्स क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस रेशियो को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर को सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। जो भी कंपनी के पास जितने भी नेट फिक्स्ड एसेट्स है उसमें से कंपनी कितना सेल्स जनरेट कर पा रही है, ये रेशियो ये इंडिकेट करता है। अब नेट करंट एसेट्स टर्नओवर मतलब क्या? दिस रेशियो शोज द फर्म्स एबिलिटी इन जनरेटिंग सेल्स फ्रॉम नेट करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। कंपनी के पास जितनी भी वर्किंग कैपिटल है, मतलब डेली ऑपरेशंस को यूज करने के लिए जितनी भी कैपिटल है, उसमें से कंपनी कितना टर्नओवर अपना जनरेट कर पा रही है, कितने सेल्स जनरेट कर पा रही है। सिंस नेट करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी यानी होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो दिस रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इज इक्वल्स टू सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इज सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल।
अब नेक्स्ट है टोटल असेट टर्नओवर. दिस रेशियो शोज द फर्म्स एबिलिटी इन जनरेटिंग सेल्स फ्रॉम ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज कमिटेड टू टोटल असेट्स. कंपनी के पास जितने भी असेट्स हैं, इट इंक्लूड्स करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स, ठीक है, उसमें से कंपनी कितना सेल जनरेट कर पा रही है, ये रेशियो हमें ये इंडिकेट करता है. तो टोटल असेट्स टर्नओवर इज सेल्स अपॉन टोटल असेट्स. अब नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. Profitability ratios are calculated to measure the operating efficiency of the company. कंपनी की कितनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है या नहीं. क्या वो कंपनी इतनी एफिशिएंट है कि वो अपने प्रॉफिट को जनरेट कर पा रही है या नहीं, ये हमें बताता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. अब इसके कुछ पार्ट्स है. प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स, इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, इन रिलेशन टू ओनर्स. अब इन रिलेशन टू सेल्स में क्या रेशियो है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ये हम आगे स्टडी करेंगे. प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू ओनर्स, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, पीई रेशियो, मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो. तो अब देखते हैं सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन रिलेशन टू सेल्स रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी विथ विच मैनेजमेंट प्रोड्यूसेस ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. कितनी जल्दी मैनेजमेंट एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है. दिस रेशियो इंडिकेट्स द एवरेज स्पीड बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स रेवेन्यू. मतलब कितना खर्चा लगा और कितने सेल्स हो रहे हैं, कितनी स्पीडीली मैनेजमेंट वो एक यूनिट जनरेट कर पा रही है, ये बताता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. अब ग्रॉस प्रॉफिट यानी क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय सेल्स. अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, इसका मतलब अपने पास एडवांटेज है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को हायर प्राइस पे सेल कर सकते हैं, या फिर हम अपना कॉस्ट प्रॉपर मैनेज कर पा रहे हैं. और अगर लो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब तुम लोअर प्राइस पे सेल कर रहे हो प्रोडक्ट्स को, या फिर तुम अपने कॉस्ट प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे हो. अब नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो. एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स. नेट प्रॉफिट और सेल. अब नेट प्रॉफिट यानी क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जो भी एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और प्लस करेंगे इनडायरेक्ट इनकम. जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर है उसमें से हम सेल्स को डिवाइड करेंगे. तो ये बताती है मैनेजमेंट्स एफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स. जो भी ऑफिस एक्सपेंस है, जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, वो सब हम इसमें माइनस करेंगे. तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स. ठीक है, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो भी पी एंड एल का फिगर है, डिवाइड बाय सेल्स. नेट मार्जिन रेशियो बेस्ड ऑन नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. अब नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसमें से हम टैक्स को माइनस करेंगे. ठीक है, हम सिर्फ टैक्स को माइनस करेंगे, हम इंटरेस्ट को माइनस नहीं करेंगे. ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है, नोपेट में हम सिर्फ टैक्स को माइनस करेंगे. तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स. अब टी क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स रेट है. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से टैक्स माइनस किए तो आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा. और हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि फर्म के पास कोई भी डेट्स नहीं है. अब नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो. ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स. जो भी कंपनी को डेली के जो भी खर्चे इनकर हो रहे हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस जो भी है, डेली लाइफ में जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उसको हम करेंगे सेल से डिवाइड. उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग रेशियो. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब 1 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो. ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल सेल्स में से जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है ईबीट अपॉन सेल्स. या फिर ये याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो. अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है कि कंपनी ने जितना भी इन्वेस्ट की है उससे कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है, उससे कंपनी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है. इफ इन्वेस्टमेंट इज थॉट टू बी टोटल असेट्स, देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज
रिटर्न ऑन टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स। और आरओटी होता है रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, जो मैंने अभी आपको बताया। जितना भी कंपनी के पास असेट्स है या फिर जितने भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है उससे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट असेट्स। अगर नेट असेट्स पे इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अगर कंपनी ने नेट असेट्स का इन्वेस्टमेंट किया तो हम नेट असेट्स को लेंगे। और कभी कभी सिर्फ टेंजिबल असेट्स होता है, तो जितने भी टोटल असेट्स है उसमें से इंटेंजिबल को माइनस कर देंगे। जो भी गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब जो इंटेंजिबल असेट्स है उसको हम माइनस करेंगे। तो जो भी टेंजिबल असेट्स है उस पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, सो दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Since profit after tax is affected by capital structure, because with increase in leverage debt, the PAT can increase if the rate of return given by the firm is more than interest rate of debt. अगर जो भी रेट ऑफ रिटर्न फर्म ने दिया है वो जो भी डेट का इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, दस फॉर बेटर कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी वी यूज EBIT। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर हम टैक्स को माइनस करेंगे तो फिर जो नेट प्रॉफिट बचता है, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है उसमें से हम टोटल असेट्स को डिवाइड करेंगे या फिर नेट असेट्स को डिवाइड करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो। फिर रिटर्न ऑन असेट्स, इफ इन्वेस्टमेंट इज थॉट टू बी ऑन टोटल असेट्स देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिटर्न ऑन टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। मतलब टोटल एसेट्स में से कंपनी को कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉय की है, मतलब खुद का पैसा प्लस बाहर वालों का पैसा, अपना ओनर्स की इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, उसमें से कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि वो नेट एसेट्स का इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, PAT अपॉन नेट एसेट्स। अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेंजिबल एसेट्स का हो रहा है तो PAT डिवाइड बाय टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स क्या है, टोटल नेट एसेट्स माइनस इनटेंजिबल एसेट्स। और समटाइम्स हम PAT के अलावा हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स भी यूज करते हैं। एग्जाम में आपको वो फॉर्मूला सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे भी आपको क्वेश्चन रहेगा जिसकी रिक्वायरमेंट रहेंगी। क्वेश्चन में अगर आपको दिया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपको उस हिसाब से वो फॉर्मूला चेंज करना है। अब नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या इंडिकेट करता है कि फर्म ने अपने रिसोर्सेज को, जो भी ओनर के रिसोर्सेज है उसको कितना प्रॉपरली यूज की है, मतलब फर्म के पास जितनी भी शेयर होल्डर्स की फंड्स है उसमें से फर्म को कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट वर्थ। नेट वर्थ इज शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर बताता है फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी एक शेयर के बेसिस पे, मतलब जितना भी फर्म का प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हम करेंगे, जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है तो हम एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो बताएंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया गया है शेयर होल्डर्स को तो हम उसको माइनस करेंगे। याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो भी नेट प्रॉफिट में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और डिविडेंड पर शेयर मतलब अर्निंग्स पेड टू शेयर होल्डर्स, जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे किया है उसमें डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो डिवाइड करने के बाद एक शेयर पे कितनी हमें प्रॉफिट मिल रहा है। नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, मतलब जितना कंपनी का प्रॉफिट हुआ है टोटल उसमें से डिविडेंड कितना कंपनी ने पे किया है, सो दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो, PE रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो को हम क्या बोलेंगे, PE रेशियो, मतलब मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। उस शेयर की मार्केट में क्या वैल्यू है और उस शेयर से हमने कितने पैसे कमाए, जितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे तो आया हमारा
पीई रेशियो, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। शेयर की बुक में कितनी वैल्यू है और शेयर की मार्केट में कितनी वैल्यू है, उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो। अब इसमें एग्जांपल दिया, हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, पीई रेशियो, मार्केट प्राइस दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। तो मैंने जो भी आपको बताई ऊपर वही हमें इसमें पुट करना है। या बैलेंस शीट दी गई है, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, 10% डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज, एक्चुअली बैलेंस शीट नहीं है, लाइन से दिया गया है, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या है, पीएटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड यानी क्या, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस जनरल रिजर्व। तो जो भी इसमें है अमाउंट्स हम इसमें इंसर्ट कर देंगे और इससे आ रहा है हमारा रिटर्न पर शेयर होल्डर फंड। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना है। बुक वैल्यू पर शेयर क्या हो गया, शेयर कैपिटल माइनस प्रेफरेंस कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो भी बुक में है शेयर की प्राइस वो उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारा आता है बुक वैल्यू पर शेयर। अब नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट एनालिसिस, क्रिएटेड बाय द ड्यू पॉइंट कॉर्पोरेशन इन 1920। ठीक है, ये आप एज अ जनरल इन्फो याद कर सकते हो। ड्यू पॉइंट कॉर्पोरेशन ने इस एनालिसिस को प्रिपेयर किया 1920 में। ये क्या करता है, ये एग्जामिन करता है द रिटर्न ऑन इक्विटी, एनालाइजिंग प्रॉफिट मार्जिन, टोटल असेट टर्नओवर एंड फाइनेंशियल लेवरेज इन अ ड्यू पॉइंट एनालिसिस। इसका फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी को ये क्या एनालाइज करता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, टोटल असेट का टर्नओवर कितना है और लेवरेज कितना है। ठीक है, उसमें डेट का कितना इसमें इन्वेस्टमेंट है डेट का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल असेट टर्नओवर इनटू लेवरेज फैक्टर, और प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल असेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। और इसका एक और फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेट इनकम और पीएटी डिवाइड बाय रेवेन्यूज इनटू रेवेन्यूज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। प्रॉफिट मार्जिन को इसी में और एक्सपांड कर दिया है, टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला दे दिया गया है इनटू टोटल एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, इक्विटी मल्टीप्लायर का यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया गया है। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब नेक्स्ट है गियरिंग रेशियो। फर्म्स कैपिटल कैन आइदर बी लो गियर्ड और हाई गियर। ठीक है, या तो फर्म का कैपिटल लो गियर होता है या फिर हाई गियर होता है। अगर फर्म का कैपिटल में ज्यादा कॉमन स्टॉक्स है, इंटरेस्ट या डिविडेंड बियरिंग फंड के अलावा ज्यादा कॉमन स्टॉक्स है, तो उसको बोलेंगे कि ये लो गियर्ड है। और अगर स्टॉक्स कम है और इंटरेस्ट या डिविडेंड बियरिंग फंड ज्यादा, इट मीन्स इट इज हाई गियर्ड। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स। यहाँ पे आना चाहिए आगे फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कैपिटल गियरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। स्टॉक होल्डर की इक्विटी दी है, शॉर्ट टर्म डेट दिया है, लॉन्ग टर्म डेट दिया है। अब शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट मिला के होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड, और कॉमन स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी क्या होगी, जो भी शेयर होल्डर की इक्विटी है वो। तो 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इज 0.6। फिर है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड टू नो द कैश प्रॉफिट अवेलेबिलिटी टू रीपे द डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अलावा जो भी डेट है उसको रीपे कर पाने के लिए हमारे पास अवेलेबल कैश है या नहीं। मतलब ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से ब्रॉडर टर्म है, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, इसमें इंटरेस्ट के अलावा जो बाकी डेट्स है उसकी भी बात होगी। अब डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक तो हमारे पास क्या रहना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस लीज रेंटल प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसमें इंटरेस्ट को ऐड करना है क्योंकि पीएटी इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद आया है, लीज रेंट ये एक्सपेंस है इसको भी माइनस करने के बाद आया है पीएटी। और नॉन कैश एक्सपेंस हो गया जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, तो इसको हम ऐड बैक करेंगे तो फिर जो हमारा प्रॉफिट आता है, जितना हमारे पास कैश है, कैश प्रॉफिट बोला है, तो इसमें सिर्फ वही आएगा जो भी सिर्फ कैश नेचर के आइटम्स है। इसलिए हमने इंटरेस्ट को ऐड बैक किया, लीज रेंटल को ऐड बैक किया और नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी ऐड बैक किया। डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब इसमें इंटरेस्ट के अलावा आइटम्स भी आएंगे, जैसे हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, हमें प्रिंसिपल भी रीपे करना होता है, प्लस लीज रेंटल। तो इंस्टॉलमेंट में आएगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट प्लस लीज रेंटल।
अब एक्सेप्टेबल इंडस्ट्री नॉर्म क्या है, 1.5 to 2 के बीच में होना चाहिए हमारा DSCR, मतलब हमारा PAT ज़्यादा होना चाहिए और जो भी हमारे पेमेंट्स है जो हमें पे करना है वो कम होना चाहिए। मतलब अप्रॉक्स जितना हमें पे करना है उससे ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए हमारे पास अवेलेबल कैश प्रॉफिट्स। और इसका अनदर फॉर्मूला क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट, जो भी है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस लीज पेमेंट। EBITDA इज बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे आपके जो मेन फॉर्मूलेज है जैसे आपको एग्जाम्स में आने वाला है वो कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।